नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ एक मेगा रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज यह अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है, कल बाकी राज्यों के लिए भी आएगा। रामलीला मैदान में हम इसी तानाशाही सरकार को देश से निकालने के लिए आए हैं। केजरीवाल के अलावा कपिल सिब्बल ने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ 26 क्षेत्रीय दलों को जोड़ने की एक कवायद में लगे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कई राज्यों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शरद पवार, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और के. चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की और समर्थन मांगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अध्यादेश वाले शक्ति परीक्षण में विपक्ष एक हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। ऐसे में केजरीवाल की मुहिम कैसे आगे बढ़ेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आज के सवाल भी हमारे खास होंगे, क्या केजरीवाल मोदी के खिलाफ चेहरा बन पाएंगे? जी हां, जिस तरीके से वो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, क्या राहुल मोदी के खिलाफ एक चेहरा बन पाएंगे? क्योंकि राहुल भी देश की सबसे पुरानी पार्टी से आते हैं और राहुल गांधी का एक अलग कलेवर, अलग व्यक्तित्व है। क्या अध्यादेश वाले शक्ति परीक्षण में विपक्ष बिखर जाएगा? जो तस्वीर पेश की जा रही है, क्या उसका उल्टा होगा? और क्या राहुल केजरीवाल खेमे में विपक्ष बट गया है? तो ये कई सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर आज हम अपने पैनल के साथ जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज केजरीवाल ने दिल्ली में हुई इस रैली के जरिए एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है। इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता? अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा। दोस्तों, चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की महारैली में फिर से उन्होंने इशारे में राधा की कहानी सुनाकर पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। उनके डिग्री पे भी सवाल खड़े कर दिए। राधा के साथ रानी का भी जिक्र पहली बार करते नजर आए कि रानी का पता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी का क्या कुछ कहना है, हमारे साथ नेशनल स्पोक पर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह साहब, क्या ये जायज तरीका है भरे मंच पर इस तरह से बोलना, राजा रानी की कहानी सुनाकर अटैक करना पीएम मोदी पर और कहना कि रानी का पता ही नहीं है? देखिए, छोटी सोच के लोग छोटी बात करते हैं, घटिया सोच के लोग घटिया बात करते हैं। घटिया सोच के लोग हैं वो अपने शीश महल या राजमहल की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर उन्होंने 171 करोड़ रुपये खर्चा उसकी बात नहीं कर रहे, और कौन सी रानी के कहने पे खर्चे उसकी चर्चा नहीं कर रहे, कौन सा किसके कहने पे स्विमिंग पूल बनाया उसकी चर्चा नहीं कर रहे, किस राजकुमारी के कहने पे या राजकुमार के कहने पे स्विमिंग पूल बनाया उसकी बात नहीं कर रहे, किस राजकुमार के कहने पे जिम बनाया उसकी बात नहीं कर रहे। असल में क्या कि वो इसी सोच के हैं
जो मूल मुद्दे हैं दिल्ली के, उस पर बात नहीं करें कि दिल्ली में 2-2 मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, उस पर चर्चा करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मतलब सरकार हमारी तरक्की से डर गई, हमारा काम का जितना था कितना डर गया, इसीलिए मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर डाला। उनको बोलिए कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लें। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया मास्टरमाइंड है भ्रष्टाचार का, वो की आर्किटेक्ट है भ्रष्टाचार का, और 90 करोड़ रुपए तक कोर्ट ने मेंशन किया अपने ऑब्जर्वेशन में। संजय जैन को लेकर कहा कि ये तो हवाले के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। अब वो कोर्ट से अपने आप को ऊपर मानते हैं, अपने आप ही खुद सर्टिफिकेट देते हैं, अपने आप ही वो राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ही देते हैं। सच ये है कि उनके पास उत्तर नहीं है। कोर्ट से उनके मंत्रियों को पिछले साल भर से बेल नहीं मिल रही। उनके एक और साथी थे, उन्होंने एक मंत्री का बंगला अलॉट कर रखा था, वो साउथ की कंपनी और इनके बीच का आदमी था वो। तो देश का सवाल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव के लिए, जिसके लिए अगर अनुमान लगाया जाए तो करीब 10 महीने का ही वक्त होगा, और जो कुछ भी डेवलपमेंट अलग अलग जगह दिखाई पड़ रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि विपक्ष एक संयुक्त रूप से सरकार के सामने आने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं जिनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या विपक्ष इस बार सरकार के सामने एक प्रभावी तरीके से खड़ा होने की तैयारी कर रहा है, क्या उसी को लेकर सारी कवायद की जा रही है। आर के मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, अजय वर्मा भाई मेरे साथ नेता कांग्रेस के रूप में जुड़ रहे हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा उसी सवाल पर, क्योंकि जैसा अंदाजा मैं लगा सकता हूं अगले साल की अगर स्थिति देखी जाए तो अब इस वक्त हम जून के महीने में हैं, उम्मीद करते हैं कि 10 महीने का ही वक्त बचा है और इन 10 महीनों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अगर परचम लहराना है तो ये समय भी राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग समझते हैं कि कम है और इसके लिए तैयारी तेजी के साथ की जानी चाहिए। मैं शुरुआत करूंगा, मेरे साथ घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में रैली को संबोधित किया, सीधे चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अध्यादेश को लेकर रार शुरू हुई थी, लेकिन कुछ उन्होंने तस्वीर रखने की कोशिश की 2024 को लेकर। क्या वाकई विपक्ष को एक करने की मुहिम में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं और ये रैली उसकी एक शुरुआत भर है? देखिए, हो कह रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई है, देश में रोज संविधान का और लोकतंत्र का और कानून का गला दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है। रोज संविधान की हत्या हो रही है, रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, रोज कानून को मारा जा रहा है। एक ऐसी अहंकारी और तानाशाही सरकार का रवैया मोदी सरकार का है कि जो वो कहेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा, वो कुछ भी लेके आ जाएंगे, लोगों को सुनना पड़ेगा। अगर कोई सरकार की नीतियों से असहमत होगा, कोई सरकार से सवाल पूछेगा तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआईए सारी जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी। अरे 2015 में हमारी सरकार, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को शासन के लिए चुना और एक हिस्टोरिकल मैंडेट के साथ चुना। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने दी। ठीक है, वो चर्चा बाद में कीजिएगा, वो सभी जानते हैं, वो एक बड़ा मैंडेट था, वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बाकी विपक्षी भी। क्या 2024 की शुरुआत मानो संयुक्त विपक्ष को लाने की, भले अध्यादेश के नाम पर आम आदमी पार्टी आज की रैली को कर रही हो? देखिए, आज दिल्ली के कोने कोने से लाखों लोग रामलीला मैदान में आए थे और वो इस बात को लेके संकल्प लेके वहां से गए हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके से संविधान को कुचल ले, जिस तरीके से दिल्ली की चुनी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, एक काला अध्यादेश लाके आप दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ले, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ओवररूल कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। दिल्ली के लोगों ने आज ये कह दिया है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ पहले भी खड़े थे और मजबूती के साथ खड़े, क्योंकि मोदी जी इस अध्यादेश के मार्फत दिल्ली में जो हम बिजली फ्री दे रहे हैं, जो पानी फ्री दे रहे हैं, जो महिलाओं की यात्रा फ्री कर रहे हैं, जो बुजुर्गों की यात्रा फ्री कर रहे हैं,
जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। आज देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, आज सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा होकर इस तानाशाही और सहकारी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज दिल्ली के साथ हो रहा, कल पंजाब के साथ होगा, परसों मध्य प्रदेश के साथ होगा, महाराष्ट्र के साथ होगा, तमिलनाडु के साथ होगा, तेलंगाना के साथ होगा, क्योंकि मोदी जी यही चाहते हैं कि जहां उनकी सरकार नहीं आएगी वहां या तो विधायक खरीद लेंगे या सरकारें गिरा देंगे या अध्यादेश लाके सरकारें केंद्र की सरकार चलाएगी, होम मिनिस्टर चलाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाएगा। अरे दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया, दिल्ली के ठीक है। अरविंद जी ने रैली कर दी है, अरविंद जी ने रैली कर दी है। ज्ञानेंद्र भाई, आपसे बहुत सारी बातें सुन ली, अभी और भी वक्त है, हम और भी चर्चा करेंगे। आर के मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा भाई जुड़े हुए हैं और भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा भाई का रुख करूंगा क्योंकि कांग्रेस से अजय वर्मा भाई आते हैं। अजय वर्मा भाई, एक लंबा वक्त रहा जब देश में कांग्रेस का शासन रहा। आज की जो राजनीति है वो गैर कांग्रेसी से गैर बीजेपी में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक वक्त था जब कांग्रेस शासन में रहा करती थी, तब गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा हुआ करते थे, अपना मोर्चा बनाया करते थे। आज स्थिति है कि गैर बीजेपी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई 2024 के लिए सरकार के सामने मजबूत चुनौती बनने की ये कोशिश की जा रही है? देखिए राजीव जी, जो ये हालात इस वक्त देश में चल रहे हैं, स्वयंभू तानाशाह घोषित राजा देश को किस तरह से चला रहे हैं, जो 2014 में जो केवल 55 लाख करोड़ कर्जा था वो 155 करोड़ रुपए का कर्जा भारत पर हो गया है। अपने मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है। मुद्रास्फीति की दर देख लीजिए, महंगाई की दर देख लीजिए, बेरोजगारी की दर देख लीजिए। लेकिन इन पे चर्चा इसलिए नहीं है, अभी इनके एक देशलाई गैंग के सरदार आरपी सिंह जो हैं, बीजेपी की आईटी सेल का एक देशलाई गैंग है, उसका काम है इस देश को जलाओ, आग लगाओ और भड़काओ और अपनी राजनीति साधो। वो कह रहे थे साहब, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अरे भाई आप कैसी बात करते हो, देश की बीजेपी रक्षक है, बीजेपी ने ये कर दिया। बेटियां जो हैं, बलात्कारी एमपी जिसके खिलाफ पास्को एक्ट में मुकदमा हो, अभी वो कह रहे थे कि साहब बीजेपी आप पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं पास्को एक्ट में, और सारे 10 धाराओं में मुकदमे दर्ज उस सत्ताधारी पार्टी के बलात्कारी एमपी के खिलाफ दर्ज हो गए हों और उसको पकड़ने के स्थान पर। अजय भाई, उस पर बहुत चर्चा हमने कर ली, वो चर्चा हम करेंगे भी। आप जो कह रहे हैं पॉइंट हो सकते हैं, मेरे सवाल तक अभी सीमित रहे क्योंकि इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। क्या 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने आज जो कोशिश शुरू की है, क्या कांग्रेस भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनाए जाने की कोशिश हो रही है? देखिए केजरीवाल जी को अपनी पीड़ा है, वो अपने तरीके से लगे हुए हैं। इस लोकतंत्र में सबको अपने तरीके से अपना प्रदर्शन अपना करना। अभी हमारे नेता राहुल जी ने 3750 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो नफरत तोड़ो भारत जोड़ो की थी, और उसके बाद के रजीते आपने देखे कि हमने इन प्रोपोगंडिस्टों को हिमाचल से भगाया। हमने कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार जो चल रही थी और जो जिस तरह से वहां एजेंडा चलाते थे उसको भगाया। 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री बन रहे थे, और अब 5 स्टेट के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। उसके तहत कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत हिंदुस्तान के हर स्टेट में कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता और अपनी समान विचारधारा वाली पार्टी जो इस देश के प्रोपोगंडिस्टों को, तानाशाहों को भगा सके। झूठ बोलो, 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे युवाओं को ठग लिया, महिलाओं को ठग लिया, तो मैं उनके खिलाफ हम लोग मजबूती से, देखिए अब आज आने वाले कल में 5 स्टेटों में चुनाव है। राजस्थान समान विचारधारा वाली पार्टियों को। एक सेकंड राजीव जी, बस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, जिले इलाही और तमाशा राजा की सरकार केवल मध्य प्रदेश में है। यहाँ 80% कमीशन खाया जा रहा है। भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। भगवान की मूर्तियां गिर गई शिवलोक में, उज्जैन में, तो वहां लोगों ने तय कर लिया है कि पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की आएगी। तो जब वहां आ जाएगी तो एक स्टेट इनका छिन जाएगा। तेलंगाना में नहीं है, ये मिजोरम में नहीं है, राजस्थान में हम है, छत्तीसगढ़ में हम है। राजस्थान
हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ टूटा ठीक है, ठीक है। आपकी उम्मीदों के लिए आपको शुभेच्छाएं मेरी तरफ से। हर राजनीतिक दल सोचता है कि वो आगे अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो सत्ता में है उसे बाहर कर देगा, अपनी सरकार बनाएगा। ये आपकी उम्मीदें हैं, मैं इसको काटूंगा नहीं, आपका हक है इतना सोचना। मेरे साथ भुवन भास्कर जोशी भी समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भुवन भाई, जहां तक बात करें अब तक संयुक्त विपक्ष के चेहरे की, 4 या 5 चेहरे हैं जिनको देश में देखा जा रहा है आगे आने वाले चुनाव के लिए। ममता बनर्जी की काफ़ी दौड़ लग रही थी पूरे देश में जब उन्होंने कहा था कि हमने बीजेपी को रोक लिया पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ने से। नीतीश बाबू बड़े दिनों से काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों के। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के ही चलते, लेकिन उन्होंने बहुत जगह चक्कर लगाए, बहुत नेताओं से भी मिले हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में तो अभी अजय वर्मा भाई ने ही बात सामने रख दी, और प्रधानमंत्री मोदी इनके मुकाबले दिखाई पड़ते हैं, जो सब संयुक्त विपक्ष एक तरफ सरकार। अखिलेश जी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, क्या कर रही है 2024 के लिए? क्या वो ये सोचकर बैठी है कि इनमें से कोई एक नेतृत्व करेगा, उनके साथ खड़े रहेंगे, संयुक्त विपक्ष का चेहरा बनेंगे? देखिए राजीव भाई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। और वो प्रयास हम देख पा रहे हैं, आदरणीय ममता जी ने करा, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी ने करा, आदरणीय नीतीश जी ने करा, और आदरणीय केजरीवाल जी भी उसको एक अपने ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो उठाकर उसको वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल ईमानदारी से इस विपक्ष की जो मुहिम है उसमें साथ खड़ी। और मैं कहना चाहता हूं, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, इस देश की मैं मान के चलता हूं 3 रीढ़ की हड्डी है, किसान, जवान और नौजवान। अब देखिए किसानों के साथ क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगने का काम करा किसानों से और कहा कि आपके जितने आपके मुद्दे हैं, एमएसपी से लेकर अन्य मुद्दों तक लेकर सब में आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज वो चुनाव का अवसर था, मुझे अच्छे से याद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने माफी मांगने का काम करा। लेकिन आज 2024 का चुनाव लोकसभा का दहलीज पे आ चुका है और अब तक उस पर कोई, आज तक मैं माननीय टिकैत जी का एक बयान को सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे कि उस संदर्भ में एक भी मीटिंग किसानों नेताओं से नहीं हो पाई। ये देश का दुर्भाग्य है, जिस पर पूरा देश विश्वास करता है प्रधानमंत्री पर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सबके होते हैं, एक दल के नहीं होते, सबके प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को छलने का काम करते हैं। अभी हरियाणा में, अन्य प्रदेशों में हम देख रहे थे किसानों पर वही भीषण डंडे सरकार के द्वारा मारे जा रहे हैं। तो किसान की हालत आप देखिए। अब मैं आपको आना चाहता हूँ जवान की हालत। जवान जो पूरे अपना पूरी अवस्था, पूरी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, और हम और आप महफूज रहते हैं क्योंकि बॉर्डर पर सैनिक है, उनको अग्निवीर के नाम से इन्होंने ठगने का काम करा। और देश का नौजवान, 2 करोड़ नौकरी का मामला ले लीजिए, या देश के नौजवान नवयुवतियां आज देखिए दिल्ली में धरने पर है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से धरने पर। और नौकरी का तो हिसाब है ही नहीं, कितनी बेरोजगारी की दर कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये किसी से छुपा नहीं आता। तो ये तीनों जो कौम है, जो देश की रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूँ, उनको ठगने का काम, और इसके अलावा व्यापारी जीएसटी से परेशान। ठीक है, मेरे सवाल पर आए। संयुक्त विपक्ष का चेहरा क्या बनाए जाने की तैयारी शुरू है? ये जो मेल मुलाकात हो रहे हैं, इसके चलते क्या आप संयुक्त रूप से चैलेंज कर पाएंगे? देखिए राजीव, हमने कहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, हम इतना जरूर कह सकते हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की जिम्मेदारी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर। तो यहाँ पर हम लोग बड़े भाई की भूमिका में हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, जो जहां पर बड़े भाई की भूमिका में है वहां पर फैसला वो करेगा। और जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जैसे आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य कई प्रदेशों में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, वहां पर क्षेत्रीय दल उनकी मदद करने का काम करेंगे। आदरणीय ममता जी ने भी इसी तरह की बात करी है, आदरणीय नीतीश जी ने भी इसी तरह की बात करी है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है,
तो ठीक यहाँ है, पर- मैं यहाँ पर समझ गया, टू मैं व्हीलर वापस- मैं समझ गया आपकी बात अच्छी तरीके से समझ गया। जो जहां पर बड़ा है वो वहां पर तय करेगा, लेकिन कितने बड़े भाई इस संख्या इस सब कवायद में हो जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। सुलझाना तो आप ही लोगों को होगा, क्योंकि खड़ा होना है। वन वर्सेस ऑल की अगर बात हो रही है मोदी के सामने, या प्रधानमंत्री मोदी के जो व्यक्तित्व है जिसको पेश करती रही है बीजेपी मोदी मैजिक के नाम पर या मोदी फैक्टर के नाम पर, उसके सामने आपको ही खड़ा करना। और अब मैं आरके मिश्रा साहब का रुख करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरके भाई, आपने सबको सुन लिया, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन लिया, हमारे समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन लिया, हमारे आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता ने बोला। पूरी तैयारी है बीजेपी के सामने संयुक्त चेहरा रखने की। क्या ये आपके लिए एक बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि हर एक के पास अपनी क्षमता का वोट बैंक मौजूद है, और वो अगर एक साथ आपके खिलाफ खड़ा होता है तो एक प्रभावी विपक्ष अगले चुनाव में आपके सामने नजर आने वाला है। देखिए आदरणीय राजीव जी, मैं सभी मित्रों की बातें सुन रहा था, और खास करके 2024 के बारे में जब ये बात कर रहे थे, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा आज उनका जो संगठन है, भाजपा का जो संगठन है, इतनी मजबूत जड़ है इसका। जैसे हम कहते हैं एक राष्ट्रीय पेड़, जब हम बरगद की बात करते हैं, तो उस तरह से उनका जड़ यहां तक धरातल को पकड़ के रखा हुआ है, जहां मुझे लगता है हर एक पार्टियों को उनको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, खास करके संगठन की मजबूती के बारे में। अब आता हूं बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास, ये जो हमने नारा दिया था, ये नारा ही नहीं था, बल्कि एक जनता के साथ कमिटमेंट। हमने जनता का आशीर्वाद 2014 से लेना शुरू किया है, और निश्चित तौर पर ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा और जनता का भी प्रयास रहेगा। अब आता हूं खास करके दिल्ली के अंदर में जिस तरह से अध्यादेश के खिलाफ यहां पर जो एकजुटता की बात आ रही थी राजीव जी, यहां पर हमने देखा जो कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश किया था इन्होंने दिल्ली के अंदर में, और दिल्ली ने इनको राजनीतिक पटल देने का बिल्कुल प्रयास किया, लेकिन उन दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन्होंने ठगा, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे शुद्ध पानी के रूप में हो, चाहे शुद्ध हवा के रूप में हो, चाहे आप जिस वजह से लेकर के ले लें, दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता बिल्कुल त्रस्त हुई है। हालांकि मैंडेट मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट मिला है, लेकिन जनता को बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो कि जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस। आपकी स्वीकारोक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी आरके मिश्रा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंडेट मिला है, क्योंकि जब आप ये कह रहे थे कि त्रस्त है जनता, तब मुझे एमसीडी का रिजल्ट याद आ रहा था, लगातार बन रही सरकार याद आ रही थी। और अगर आप सबका साथ और सबका विश्वास की बात करें तो हिमाचल और कर्नाटक ने उन दोनों चीजों को किनारे कर दिया। कैसे खड़े होंगे अगर विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि संयुक्त होकर वो आपके सामने आ रहा है? आदरणीय राजीव जी, एक चीज जरूर यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो कि 2019 के अंदर में हमने जिस तरह से देखा, चाहे 5 राज्यों के, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड ज्यादा लूंगा आपसे, क्योंकि इन्होंने सब नहीं, हाँ, मैं मौका दूंगा, सबका वार आप पर है तो आपको दूंगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, बात तो रखिए। हाँ बिल्कुल, तो 5 राज्यों में हमने देखा था 2019 के अंदर में हमारा सीधा मुकाबला ऐसे 198 सीटों पर क्षेत्रीय दलों से। मैं क्षेत्रीय दलों को भी पूरी सम्मान देता हूं, ऐसा नहीं है जो कि केवल राष्ट्रीय पार्टियों को, हर पार्टियों को सम्मान देने की बात भाजपा हमेशा से करती आ रही है, और किस तरह से जनता को उनको लाभ मिले, जनता से सीधा उनका संपर्क हो, ये हमेशा से ही उन्होंने किया है। सुन लीजिए, मैं आऊंगा, मेरे पास समय है, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं ना आपके पास, मैं आ रहा हूं, मेरा विनम्र निवेदन है। तो अजय भाई सुन लीजिए, शहीद जवान हो गए, अजय भाई सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। 19 का रिजल्ट तो बदलना ही था, चाइना घुसा पड़ा। अजय भाई सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए अजय भाई, फिर आप तर्क पूरे रख नहीं पाएंगे। आरके मिश्रा जी कंप्लीट करें बात। जी राजीव जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए आज 2019 के अंदर में भी हमने जिस तरह से देखा, जो कि विपक्षी पार्टियां अपने प्रभावी तरीके से अपना जो भी लगता था 100% उन्होंने लगाने का प्रयास किया, और एकजुटता के लिए उन्होंने पूरा ही प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से देखा 2019 के अंदर में भी हम पूरी मैंडेट के साथ, इवन की पिछली 2014 में 282 और अगली बार हम 303 सीट लेकर के आए। पूरा एनडीए गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो हमने पूरा प्रयास, हमने सबका सम्मान किया, पार्टियों को भी, क्षेत्रीय पार्टी को भी, राष्ट्रीय पार्टी को। लेकिन आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहूं, अजय जी आज हमें बोलने के लिए रोक रहे हैं, मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी
आज 55 सालों से सत्ता में रही, मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को तो मंथन करना चाहिए। आप लोग तो हमेशा निरंतर कहते थे भ्रष्टाचार, लोकतंत्र खतरे में है, इनके नेता को बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन आप जब आप हम देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं जो कि इनके नेता विदेश में जाकर के कहते हैं यूरोपीय कंट्रियों को, अमेरिका को कहते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। मुझे आश्चर्य होता है जो कि 1975 के अंदर में जब आपातकाल लगा हुआ था, उस समय में भी कोई विपक्षी पार्टियां किसी यूरोपीय कंट्री को या किसी अमेरिका को कभी नहीं कहा होगा जो कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र आकर के बचाइए यहां आकर के। लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। कांग्रेस ने जिस तरह से किया है, निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि जनता, आज हम देख रहे हैं 2014 से 2023 के बीच में 54 ऐसे विधानसभा चुनाव हुए हैं। राजीव जी, मैंने देखा है जो कि 22% में केवल कांग्रेस की जीत हुई है जी। ऐसा इसलिए है कि इनकी कथनी करनी, इनकी पॉलिसी भ्रष्टाचार से युक्त, इनके नहीं, मैं आता हूं अजय भाई, आप नोट करके रखिए, अजय भाई, मैं आता हूं आपके पास। मैं घनेंद्र भारद्वाज का रुख करूंगा, इंतजार कर रहे हैं। घनेंद्र भाई काउंटर कीजिएगा, लेकिन मेरी बात यहां पर यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी घेर रही है बीजेपी को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है कि किस तरीके से ईडी सीबीआई निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक लिस्ट लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आए थे जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की थी। वो लिस्ट कहां है मुझे भी नहीं पता, ना मैं कहूंगा आपसे आप ढूंढ के लाइए। लेकिन जब आप लोग संयुक्त रूप से बैठेंगे तो फिर इन बातों को कैसे पचा पाएंगे? देखिए राजीव जी, हो क्या रहा है कि पिछले 9 साल से जिन मुद्दों पे देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई थी, सरकार बनने के बाद वो सारे मुद्दे ठंडे बस्ते में। हमने नहीं कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं आऊंगा 2 करोड़ रोजगार हर साल नौजवानों को आपके 2 करोड़ रोजगार मुख्यमंत्री जी ने कहा था जेल में डाल देंगे लोगों को, लिस्ट लेकर आए थे, वो लिस्ट मुझे नहीं पता कहां है। देखिए राजीव जी, मेरा ये अनुरोध है कि हर आदमी अपने अपने समय पे बोलेगा तो ठीक रहेगा। नहीं बोलेगा, मैं हूं ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। आर के मिश्रा जी आप बोले, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं राजीव जी ये कह रहा था कि जिन मुद्दों पे इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को मैंडेट दिया, नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद सारे मुद्दे मिल गए। आज देश तराई कर रहा है, देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, आज देश में महंगाई अपने चरम पे है, आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले कहा था कि मैं काला धन वापिस लेके आऊंगा, मैं सारी करेंसी बंद कर रहा हूं, 500,000 के नोट से भ्रष्टाचार पैदा होता है और 2000 के नोट से भ्रष्टाचार कम होता है। ये लॉजिक तो कोई अनपढ़ प्रधानमंत्री दे सकता है? हम बार बार कहते हैं कि देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। एक अनपढ़ राजे ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। अच्छा, वो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है भविष्य का? घनेंद्र भाई ये बता दीजिए, देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, वो कौन होगा? राहुल जी होंगे, अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ममता बनर्जी जी होंगी, या फिर आप समझ लीजिए नीतीश कुमार जी होंगे, कौन होंगे? देखिए राजीव जी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश के लोगों की उम्मीद बन के उभरा है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली ने एक्सेप्ट करा, पंजाब ने एक्सेप्ट करा, गोवा ने एक्सेप्ट करा, गुजरात ने एक्सेप्ट करा, पूरा देश कह रहा है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए। क्या गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा की बात हो रही है? खुल के बोलिए, अरविंद केजरीवाल होंगे 2024 के लिए प्रधानमंत्री। बिजली फ्री में, खुल के बोलिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल से बड़ा विश्वसनीय नेता इस समय पूरे देश में कोई नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरविंद जी से बड़ा विश्वसनीय नेता विपक्ष में अभी पूरे देश में कोई नहीं है। चलिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को रख लेते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अपने तमाम जो वायदे थे उन सबको भूल गए, किसानों पर अत्याचार और भी तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर प्रभावी कोई शख्सियत है तो वो अरविंद जी हैं। मैं अजय वर्मा जी अब आपके पास आता हूं। अजय वर्मा जी, अब खुलकर डिबेट होगी। मैं 4 नाम पहले ही रख चुका हूं, ये 4 नाम बहुत एक्टिव रहे। राहुल जी का नाम पदयात्रा के तौर पर आप ले ही चुके हैं, नीतीश जी निकले हैं, ममता जी निकली है और अरविंद केजरीवाल निकले हैं। कौन है जो 2024 में सबसे प्रभावी शख्सियत है? राजीव जी, देखिए, जिसके भाग्य में प्रधानमंत्री
का लिखा होगा वो बन जाएगा। अभी हमारी लीजिए। चर्चा इस पे नहीं है। हमारी चर्चा ये है राजीव जी इस वक्त कि आर्थिक असमानता का इंडेक्स अगर हिंदुस्तान नहीं, में चर्चा देखें, ये भी, सुनिए तो मेरी बात, चर्चा ये भी है कि जो नेतृत्व करता है वो अगर नेतृत्व प्रभावशाली हो तो जीत कदम चूमती है, लेकिन अगर यही तय नहीं हो पाएगा कि हम नेतृत्व किसको देने जा रहे हैं तो सब अपनी राह चलेंगे, फिर एकता होने की बात ही रह जाएगी। मैं उसी पे आऊंगा राजीव जी, लेकिन कुछ आंकड़े, थोड़ा सा समय चाहूंगा। जी 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 जी, आइए। कुछ आंकड़े वो बता रहे थे। आइए। मैंने आपको बताया कि कमीशन 40% कमीशन की सरकार हमने कर्नाटक के देवतुल्य वोटर ने भगाया। देश की संसद को षटकोणीय संसद के लिए देश के वास्तुकारों ने मना करा। सोमालिया ने जिस संसद को रिजेक्ट कर दिया, सोमालिया ने षटकोणीय संसद 1970 में बनाई थी, रिजेक्ट कर कहां दिया। सोमालिया से भारत की तुलना कर रहे हैं? भारत बहुत विकसित है। वो छोड़िए, उस बारे में मत जाइए। संसद किसने क्या, किसने, वो देश का मंदिर है, नया स्वरूप है, उसको रहने दीजिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस, क्या कांग्रेस लीड करने जा रही है? करप्शन की बात कर रहा हूं, यहाँ बैठ के भाजपा के नेता कह रहे थे करप्शन की बात कर रहा हूं कि 230 करोड़ रुपए का कॉपी पेस्ट करने का अपने मित्र विमल पटेल को दे दिया, जिसमें 10% साहब का है और केवल 90% साहब का है, 10% उस विमल पटेल का है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के अकाउंट में कहां से आया आज तक नहीं पता चला। चू चांगलिंग चीनी व्यापारी गोदामा इंटरनेशनल सिंगापुर में 50% का अडानी का साझेदार है। चाइना अंदर घुसता जा रहा है। अभी कल भी हमने सैटेलाइट्स दी थी हमारे नेता आप अब भी नहीं बता रहे हैं मेरे सवाल पर, जैसे खोलकर घनेंद्र भारद्वाज ने कहा, घनेंद्र भाई ने खुलकर कहा, सबसे प्रभावी व्यक्तित्व, सबसे बेहतरीन शख्सियत 2024 को नेतृत्व करने के लिए अरविंद केजरीवाल हैं। क्या राहुल गांधी हैं? चाइना कब लाल आंख दिखाएंगे, कब 56 इंच जाएगा। आर्थिक असमानता का प्रति व्यक्ति आय पर भारत 144वें नंबर पर है। और सुन लीजिए, व्यक्ति कर्जा 1,09,000 रुपए पहुंच गया है। 100 अरब रुपए से ज्यादा व्यापार घाटा हो गया है। 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है परम मित्रों का। और सुन लीजिए, 1,55,000 करोड़ रुपए का भारत पर लोन बढ़ गया है। पूरे 70 साल में बढ़ा था 55 करोड़, और साहब और जिले इलाही के नेतृत्व में 1,55,000 करोड़ रुपए लोन हो गया है। ये देश के हालात आप कह रहे हो मेरे भाई बहनों। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित चाहा, और ये गॉडसे के जो समर्थक लोग हैं, जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थक हैं, जो राजीव जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम साफ आवाज आ रही है, दर्शक सुन रहे हैं, मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो रैली इन्होंने निकलवाई है बीजेपी के आईटी सेल और देश के राजा और तमाशा राजा ने, केवल ये दिखाने के लिए कि हम गॉडसे के समर्थक हैं, हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचारियों के साथ हैं, हम बलात्कारी बाबा, बलात्कारी एमपी जिनका नाम मोलेस्टेशन, आप आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए हैं बुरी तरीके से। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, इससे स्पष्टता से तो घनेंद्र जी ने अपनी बात रख दी, आप नहीं रख रहे हैं, आप सारे आरोपों पे जा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा। मेरे साथ इस वक्त भुवन भास्कर जोशी जी खड़े हुए हैं। भुवन जी ठीक है, मैंने वक्त दिया आपको अजय भाई। भुवन जी, नेतृत्व तय करता है भुवन जी कि उसके साथ चलने वाले किस राह पर आगे जाएंगे। ये नेतृत्व ही होता है जो जीत या हार की कहानी इबारत लिखता है अपने समर्थकों के लिए। 2024 के लिए नेतृत्व किसका मजबूत आपको दिखता है? क्योंकि अगर यह मजबूत रहा तो विपक्षी एकता पूरे दमखम के साथ खड़ी दिखेगी। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के कारण मैं पाता हूं कि देश का नेतृत्व कौन करेगा ये हमेशा देश ने तय करा। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहब एकमात्र सांसद, लेकिन जब देश ने तय कर दिया वो प्रधानमंत्री बन गए। I.K. गुजराल साहब, देवेगौड़ा साहब, और इसके अलावा आप देखेंगे आप अपने जो चरण सिंह साहब, बहुत सारी लंबी फेरियत है। मुझे लगता है कि ये देश इतना बड़ा है, और बहुत लोगों का वहम आया था, कांग्रेस का भी एक टाइम में वहम दिखा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और वो वहम भी दूर हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के नेता नहीं, मैं उनको वैश्विक नेता मानता हूँ। जब पतन हुआ तो पता नहीं चला कहाँ चले गए। आदरणीय मोदी जी तो मेरे को लगता भी नहीं कि वैश्विक नेता है।
आदरणीय नेताजी मतलब जो उनका जो एक ऑरा होता था इंदिरा गांधी का या अटल बिहारी वाजपेयी का, वो बहुत बड़ा ऑरा होता है। ये नेता चले गए तो मोदी जी कोई ऐसा विशेष नहीं है। मेरे को लगता है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है। और रही बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश तय करेगा। और एक मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के होने के नाते हमारी इच्छा है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बने, लेकिन ये देश तय करेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि देश ने तय कर रहा है कि कौन बनेगा। और देश आपने माननीय चंद्रशेखर जी का उदाहरण देके इस बात को तो रख ही दिया बलपूर्वक कि अगर देश चाहेगा यानी बहुमत चाहेगा तो अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए, आप तो बहुत बुद्धिमान। नहीं, मैं आपके शब्दों से निकाल रहा हूं। मैं तो शुभेच्छाओं पर धन्यवाद ही देता हूं। देखिए ऐसे जैसे आज हमारे मिश्रा जी हंस रहे हैं, ऐसी एक जमाने में मिश्रा जी की पार्टी पर 2 सांसद थे, देश नहीं मैं हंस नहीं रहा हूं। मैं हंस रहा हूं किसी और विषय पे जो आपने एक संदर्भ कहा। मैं उसके में जैसे अभी राजीव जी ने कहा जो कि निचोड़ निकालना, मैं वही निचोड़ निकाल रहा था। और माननीय अखिलेश यादव जी तो विकास पुरुष है। और माननीय योगी जी को जब शपथ लेनी पड़ी तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल वही स्टेडियम दिखा दिया, इकाना स्टेडियम, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। तो मेरे को तो लगता है कि योगी जी शपथ भी कहाँ लेते अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इकाना स्टेडियम नहीं बनाते। तो उनका तो बहुत बड़ा विनय, विकास पुरुष है। उन्होंने जो काम करे, चाहे वो एलिवेटर रोड के रूप में, एक्सप्रेस वे के रूप में, लैपटॉप बांटने के रूप में, वो एक विकास पुरुष की मान्य अखिलेश। और बड़े एक ऐसे व्यक्ति जो उनको विपक्ष भी सम्मान करता है। अब आप ये तो मत बोलिए, देखिए उन्होंने जो रोड बनाई, सड़कें बनाई अखिलेश जी ने, वो वाकई विकास का वो एक पैमाना है। लेकिन लैपटॉप बांटना, स्कूटी बांटना, ये सब विकास नहीं होता है। ये तो बस अपने खेमे में करने की कोशिशें होती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इसे विकास से मत जोड़िए। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है। तो क्या 5 किलो अनाज बांटना इस देश को विकास की ओर ले जाना है, केवल चुनावी फायदे के लिए? आपका प्रश्न आपके लिए भी है। 5 किलो अनाज बांटने से क्या देश आत्मनिर्भर? नहीं, इसका मौका मैं आर के मिश्रा जी को देता हूँ। आर के मिश्रा जी, बेचेंगे तो विकास होगा क्या? अडानी का विकास, राजीव जी आर के मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि 3 प्रवक्ताओं ने आपके सामने तमाम पॉइंट्स लिख रखे हैं और आपने उम्मीद किया नोट भी किए होंगे। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दल मिलने वाले हैं, 18 के करीब विपक्षी दल हैं, ये सब साथ बैठने वाले हैं। मान लीजिए कि अब आपके सामने वो हालात नहीं रहे जो 2019 में थे, 2014 में थे। इस बार विपक्ष अपनी गलतियों से सबक लेकर आपके सामने एक ऐसा मोर्चा खड़ा कर रहा है जिसे भेदने में मुश्किल होगी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही बात है जो कि मैंने सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी। अभी जैसे आपने निचोड़ निकाला था, चाहे वो माननीय चंद्रशेखर जी का नाम लिया अभी जोशी जी ने अभी, और या आई.के. गुजराल साहब का, तो मैं बिल्कुल वही अनुमान लगा रहा था। इसी पर मुझे हंसी आई थी। मैं अन्यथा इसको लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए, जिस तरह से अभी विपक्षी एकता की बात हो रही है, हम इससे पहले देखा था हमने जिस तरह से जो कि जब समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर में, तो हमने देखा था जो कि उन्होंने ममता बनर्जी जी और अखिलेश जी ने किस तरह से कांग्रेस को किनारा करके आगे बढ़ने की बात कही। हमने सबने देखा इस चीज को। आज मान लीजिए 2019 की जो बात कर रहे हैं, जो कि वो वाली बात नहीं रही 2024 में, तो 2014 की बात नहीं रही, ऐसा 2019 में भी हम सब कह रहे थे। जो कि एंटी इनकम्बेंसी है, विपक्षी एकता की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारा ये चीज आएगा। आज हम देख रहे हैं 2024 के अंदर में, राजीव जी, ऐसा है जनता का विश्वास इन 10 सालों के अंदर में बहुत बढ़ा है। जनता का विश्वास जिस तरह से भाजपा के प्रति बढ़ा है और केंद्र सरकार के प्रति, मुझे लगता है जो कि ये सब चीज कुछ जनता के ऊपर तो कर्नाटक और हिमाचल को किस तरीके का विश्वास आप समझ रहे हैं? कर्नाटक और हिमाचल में भी तो इस देश की जनता ही रहती है ना। आपकी ही नीतियों पर प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, वो विश्वास कैसे टूट रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी। हिमाचल की भी बात ले लें, ये निश्चित है, मैं तो कह रहा हूं जो कि एक वोट से भी जीत और हार होती है, ऐसा तो इसमें है नहीं। लेकिन 0.99 ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से कम ऐसे मार्जिन पर, जिसको माइक्रो मार्जिन कहते हैं, माइक्रो मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ है। मैं जनता के जो भी मैंडेट मिले हैं, क्या घर वापसी की तैयारी शुरू करवाने वाले हैं आप लोग, जो आपके साथ कभी थे और अभी नहीं है? उन्हें एनडीए में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि कम से कम आप अपने जनाधार को बढ़ाएं?
राजीव जी, ये बिल्कुल निश्चित है जो कि हमसे जो भी रूठ करके गए होंगे उनको भी मनाया जाएगा, और जो हमारे दल में शामिल होने के लिए, एनडीए में शामिल होने के लिए अपनी बातें रखेंगे, निश्चित तौर पर उनका भी स्वागत होगा। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती है। 5 साल के अंतराल में हम देखते हैं, कभी रूठते हैं, कभी हम हंसते हैं, तो ये सारी चीजें कवायद तो चलती रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग कभी रूठते हैं, कभी हंसते हैं, लेकिन चुनाव जो होता है वो बताता है कि जनता किससे रूठी है, किससे खुश हुई। अजय भाई, क्या ये जो कई जगह चर्चाएं चल रही हैं, मैं ये नहीं कहता ये चर्चाएं पुख्ता हैं, ये चर्चाएं महज अफवाह भी हो सकती हैं, क्या संयुक्त विपक्ष बीजेपी को हराने या सत्ता से बाहर करने के लिए संयुक्त रूप से किसी एक उम्मीदवार को बीजेपी के सामने खड़े करने की योजना पर भी काम कर रहा है? देखिए, जनता का मैंडेट है। मैं आपको एक चीज राजीव जी और जानकारी दूं आपके बुद्धिजीवी चैनल पर, आपके बुद्धिजीवी दर्शकों के लिए, कि 143 करोड़ की आबादी वर्तमान में हिंदुस्तान की हो गई है। हम चाइना से बड़ी आबादी हो गई, जिसमें 90 करोड़ से ऊपर वोटर है, और जिसमें 60 करोड़ के करीब वोट पड़ता है हिंदुस्तान में, जो 2019 में लोकसभा में पड़ा था, जिसमें बीजेपी को मात्र 20 करोड़ वोट मिले थे, कांग्रेस को 14 करोड़ वोट मिले थे, और बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को पूरे देश में वोट मिले थे। तो 20 करोड़ वोट लेकर ये देश के प्रोपोगंडिस्ट, देश के तमाशा राजा, ये हिटलरशाही करने वाले लोग, ये नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मा है, ये 20 करोड़ लेकर ये पूरे देश का ठेकेदारी करते हैं, ये बेटियों पे अत्याचार कराते हैं। अजय जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, अनम्यूट कीजिए। अजय जी की आवाज अचानक आनी बंद हो गई। अजय जी, आपकी आवाज बंद हो गई। घनेंद्र भारद्वाज का, घनेंद्र जी, ठीक है, आ गई। या आदर्श पार्टी हो, 2019 में देश के देवतुल्य वोटर ने इन प्रोपोगंडिस्टों को, इन एजेंटिस्टों को, इन स्वयंभू तानाशाह सम्राटों को, हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र को जो रक्त। अजय जी, आपकी आवाज एक बार फिर मैं चाहूंगा, मैं घनेंद्र जी का रुख करूंगा। घनेंद्र जी, क्या संयुक्त विपक्ष एक उम्मीदवार को कॉमनली बीजेपी के सामने रखने की योजना पर काम कर रहा है? क्या यह सच है या झूठ? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं राजीव जी कि देश के 130 करोड़ लोगों ने गठबंधन कर लिया है। आपने 13 करोड़ लोग कम कर दिए। कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता हिंदुस्तान में। मैं बोलूं या कौन बोलेगा? आप बोलिए, उनकी आवाज वो सुन नहीं पा रहे हैं शायद, मैं बड़ी देर से उनसे संपर्क कर रहा। 24 में देश वो बोलते जा रहे हैं बीच में। जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं राजीव जी कह रहा था कि देश के 130 करोड़ लोगों ने गठबंधन कर लिया है इस अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ, इस अहंकारी तानाशाही सरकार के खिलाफ, हिटलरशाही सरकार के खिलाफ, कि 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि देश को नरेंद्र मोदी के कुशासन से मुक्ति मिलनी चाहिए। 130 करोड़ लोगों ने गठबंधन कर लिया बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ, किसानों पर होती दुर्दशा के खिलाफ। इस 130 करोड़ लोगों ने गठबंधन कर लिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि अहंकार इंदिरा गांधी का भी नहीं रहा, अहंकार नरेंद्र मोदी का भी नहीं रहेगा। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही और गुंडागर्दी से नहीं चलेगा कि आप कोई भी रात में काला अध्यादेश लेके आओगे और आप किसी भी चुनी सरकार की शक्तियों को छीन लोगे। आज अरविंद केजरीवाल देश के पहले नेता, मैंने आपको कहा था कि जो नरेंद्र मोदी आपको मेन मुद्दे पर लाऊंगा, आपको मेन मुद्दे पर लाऊंगा घनेंद्र जी, आपको मेन मुद्दे पर लाऊंगा, जिसके लिए आज की ये रैली दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। क्या आपको लगता है जब अध्यादेश पर राज्यसभा में बात होगी, जिसको सरकार लाई है, उस अध्यादेश पर आपको वो समर्थन मिलेगा जिसके लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा में 243 में से भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 92 सांसद हैं। अगर सारे विपक्षी दल इकट्ठे, अगर क्यों लगा रहे हैं? अगर ये रैली हो रही है, आपको अगर क्यों लगाना पड़ रहा है? अगर विपक्ष एक है तो मैं कह रहा हूं कि 243 में से भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 93 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
2024 का फाइनल सेमीफाइनल राज्यसभा में हो जाएगा। कांग्रेस भी हमारे साथ खड़ी होगी। कांग्रेस भी इस काले अध्यादेश के खिलाफ, संविधान बचाने के खिलाफ, लोकतंत्र बचाने के खिलाफ हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि देश के अंदर अगर संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी सब चीजें ठीक चलती रहेंगी। नहीं तो कांग्रेस का जिस तरीके से हाल मोदी सरकार ने करा, और कांग्रेस को यह फैसला लेना है कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने वालों के लेकिन साथ दिल्ली खड़ी है, प्रदेश लोकतंत्र कांग्रेस को से ही सुर बचाने आए हैं वालों के आम साथ आदमी खड़ी है। पार्टी का समर्थन करने के खिलाफ। देखिए हमारी बात हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से टाइम मांगा है, राहुल गांधी जी से टाइम मांगा है, और देश के 12 से ज्यादा विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनको आश्वासन दिया है कि हम राज्यसभा में उनके साथ खड़े हैं, और कांग्रेस भी खड़ी होगी, और कांग्रेस और पूरा देश मिलकर, पूरे विपक्षी दल मिलकर। चलिए, आपके उम्मीद पर दुनिया कायम है। लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट आरके मिश्रा जी से ले लेता हूं। फाइनल कमेंट आरके मिश्रा जी से। आरके मिश्रा जी, घनेंद्र जी कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, कांग्रेस से मिलने की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही सुर आए हैं इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से। तो क्या अब केजरीवाल अब इस उम्मीद में है कि कांग्रेस नैया पार लगाएगी, और अगर कांग्रेस नैया पार लगाएगी तो कांग्रेस का वजन फिर इन चुनाव में समझ में आता है? देखिए राजीव जी, यहां पर कांग्रेस के लिए हर एक पार्टी की स्वीकारोक्ति ये मैं मान नहीं सकता। अभी हमने आपको जिक्र किया था, जो कि समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी पश्चिम बंगाल में जब हुई थी, उन्होंने बिल्कुल से दरकिनार कर दिया था इस चीज को, और आगे जिस तरह से ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि 2024 के अंदर में कोई विपक्षी एकता नहीं रहेगी। आपको लगता है अध्यादेश पर जो उम्मीद आम आदमी पार्टी लगा के बैठी है वो पूरी होगी राज्यसभा में? 6 महीने के अंदर अंदर पास करवाना है? नहीं पूरी होगी इनकी। बिल्कुल जिस तरह से मानसिकता बनी हुई है, मुझे लगता है मानसिकता जनता भी देख चुकी है, और खास करके ये अध्यादेश जब हम लेकर के आएंगे तो इसको भी हम पास कराएंगे। चलिए, मुझे पता है सबके पास अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये बात सरकार भी समझ रही होगी। उम्मीद मैं यही लगा सकता हूं कि इस बार संयुक्त विपक्ष पिछले कुछ चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी के साथ एक होता हुआ दिख भी रहा है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। 2024 के लिए जो लड़ाई है, जो तैयारी है, वो शुरू हो गई लगती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर।